हेलो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था वो देखा था सोल्यूशन एंड इट्स टाइप। सोल्यूशन क्या होते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी। और तीसरा पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। सेकेंड वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वेपर प्रेशर, उसके बाद देखा था राउल्ट्स लॉ, फिर देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन बेस ऑफ राउल्ट्स लॉ, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने एजियोट्रॉफ्स देखे थे। अब हम लोग थर्ड वीडियो देखेंगे और थर्ड वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक्चुअली हम लोगों के कोर्स में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें से पहली है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके बाद देखेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उन्हें कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट are known as colligative properties. Thus, the colligative property is directly proportional to the number of solute particles. Hence, it will be proportional to the mole fraction of solute. और colligative property will be equal to lambda into x, where lambda is proportionality constant and its value depends on colligative property. We have to study 4 colligative properties in this chapter, among which first is relative lowering of vapor pressure, second is elevation of boiling point, depression of
freezing point and the last will be osmotic pressure. I will discuss each property one by one. So first of all, I am going to tell you about relative lowering of vapor pressure. So the first point is relative lowering of vapor pressure. इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट को ऐसे बीकर में लें जो वॉच ग्लास से ढका हो, तो इसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में आ जाते हैं और कुछ समय बाद जब वो इधर उधर मूव होते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है और एनर्जी कम हो जाने पर वो फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। लिक्विड से पहले वेपर स्टेट में गए, फिर वहाँ से फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाते हैं उतने ही वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ जाते हैं। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर किसी भी लिक्विड की वेपर के द्वारा जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो हमने मान लिया PA0 है। और अगर हम इसी में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, तो जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे और मिला करके इसको ढक देंगे तो अब की बार क्या होगा कि जो वेपर बनेगी उसकी अमाउंट पहले से कुछ कम होगी। उसका कारण क्या कि पहले पूरी की पूरी जो लिक्विड सरफेस थी वहाँ से वेपराइजेशन पॉसिबल था, लेकिन इस सिचुएशन में केवल उसी जगह से वेपराइजेशन पॉसिबल होगा जिस जगह पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पूरी की पूरी सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं है, बीच बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो उस जगह से वेपराइजेशन नहीं होगा। तो जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा उस समय जो अमाउंट ऑफ फॉर्म वेपर होगी वो इसके रेस्पेक्ट में कुछ कम होगी। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन, और हमने ये मान लिया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो PS है। तो ये बात क्लियर है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। इन दोनों में जो कमी होती है उसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर delta P will be equal to vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution. The difference of vapor pressures of pure solvent and solution is known as lowering of vapor pressure. अब हम समझेंगे कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ जो रेशियो होता है उसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is the ratio of lowering of vapor pressure with vapor pressure of pure solvent।
तो ये तो रहा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग जो अगला पॉइंट समझेंगे वो समझेंगे कि राउल्ट्स लॉ को अगर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म्स में लिखा जाए तो किस तरीके से लिखेंगे। राउल्ट्स लॉ एंड रिलेटिव lowering of vapor pressure। राउल्ट ने जो लॉ दिया था फॉर बाइनरी सोल्यूशन वो था द टोटल प्रेशर ऑफ ए बाइनरी सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मीन टू से P is equal to PA plus PB. But in this case, the value of PB will be 0 because solute is non-volatile. Solute is non-volatile. So, PB will be equal to 0. And the value of PA will be equal to XA into PA naught, mole fraction of solvent into vapor pressure of pure solvent. It will be equal to 1 minus XB into PA naught. Since the value of XA प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 और here it is denoted by PS, so PS will be equal to this और PS will be equal to, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो PA नॉट माइनस एक्स बी इंटू PA नॉट हो जाएगा और द वैल्यू ऑफ एक्स बी इंटू PA नॉट विल बी इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, मीन टू से PA नॉट माइनस PS। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ एक्स बी विल बी इक्वल टू PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। This is relative lowering of vapor pressure, PA naught minus PS upon PA naught. So Raoult's law can also be stated as for binary solution the relative lowering of vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of solute. तो ये तो रहा राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखेंगे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास of solute. From Raoult's law, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, which is equal to the
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर dilute solution number of moles of solute will be very less than the number of moles of solvent. So the value of Nb can be ignored in the denominator of this term, and it will be equal to Nb upon Na, which will be equal to mass of solute upon molar mass of solute upon mass of solvent upon molar mass of solvent, or it will be equal to Wb into Ma upon Wa into Mb. By using this equation we can calculate the value of Mb. इस इक्वेशन में अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता हो तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर को निकालने के लिए, किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को निकालने के लिए फ्लास्क में मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और उससे हमें वेपर प्रेशर पता चल जाता है। जब भी कोई सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नोट कर लेते हैं, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है तो ये सारी क्वांटिटीज़ पता हो जाएंगी और उससे हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस वाज अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute. Mean to say, relative lowering of vapor pressure will depend upon the number of solute molecules. So it is colligative property. Now we come at second colligative property, and it is elevation of boiling point. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point. अगर हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो सॉल्वेंट में मैंने बताया था कि जब उसको हीट करेंगे तो मान लिया कि TB0 टेम्परेचर पर इसकी वेपर इतनी बन गई कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो ये इसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसलिए अगर टेम्परेचर TB0 होगा तो वेपर इससे कम होगी, क्योंकि इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है
और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जहाँ जहाँ पर भी होगा वहाँ से वेपराइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन को बॉयल करना चाहें तो उसके लिए हमें टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, और जो न्यू टेम्परेचर होगा जिस पर इसकी वेपर्स इतनी बन जाएंगी कि उनका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा, तो वो हमने मान लिया कि TBS है, मीन टू से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन decreases. In order to boil the solution, we have to raise the temperature so as its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, and this raise of temperature is known as elevation of boiling point. So the value of elevation of boiling point delta TB will be equal to TBS minus TB naught. Now we will see the vapor pressure versus temperature graph for solution and solvent. We know that the vapor pressure of solution and solvent increases with raise of temperature. So if we plot vapor pressure versus temperature graph, then the obtained curve will be like this. This curve represents vapor pressure of solvent and this curve represents vapor pressure of solution. As vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of pure solvent at any temperature. Let this point denotes 1 atmosphere pressure. So the corresponding temperature for solvent will be the boiling point of pure solvent. But at this temperature, the amount of vapor is not equal to the 1 atmosphere. So we have to raise the temperature so as to make its vapor pressure equal to the atmospheric pressure, and the corresponding temperature at which vapor pressure of solution becomes equal to 1 atmosphere will be the boiling point of solution. Let the difference of vapor pressures of solvent and solution at temperature TB naught is delta P, and this difference will be delta TB. So the raise of temperature will be proportional to the value of delta P, because if the difference of amount of vapors of solvent
and solution is much, so we have to raise much temperature, and if the amount of vapors of pure solvent and solution is less, then the increment will also be less. Now the value of delta TB is proportional to delta P, and the value of delta P is proportional to the mole fraction of solute, since according to Raoult's law, delta P upon PA naught is equal to XB. So the value of delta P will be proportional to XB. Thus the value of elevation of boiling point will be proportional to the mole fraction of solute, or delta TB will be equal to gamma into XB, where gamma is proportionality constant. This implies that the value of delta TB will be equal to gamma into number of moles of solute upon number of moles of solvent plus number of moles of solute. For dilute solutions, number of moles of solute NB will be very less than the number of moles of solvent. So the value of delta TB will be equal to gamma into NB upon Na, because NB can be ignored as the value of NB is very less than Na. This implies that the value of elevation of boiling point will be equal to gamma into mass of solute upon molar mass of solute upon mass of solvent upon molar mass of solvent, and it will be equal to gamma into WB into Ma upon WA into MB from this equation. Now we know that molality M dash is equal to mass of solute upon molar mass of solute into weight of solvent in kg. So this term will be equal to the molarity. Now the value of delta TB will be equal to gamma into molarity of solution into M, molar mass of solvent, or this can also be written as delta TB is equal to Kb into M dash, where Kb is known as molar elevation constant, or it is also called as ebullioscopic constant. This is the equation for elevation of boiling point.
तो मैंने ये बताया कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमें ये पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है और प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहता है। तो हमको इस तरीके से कर्व मिल जाएगा। अब अगर 1 एटमॉस्फेयर पर देखा जाए तो जैसे ही सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगी, जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन इस पॉइंट पर सॉल्यूशन की वेपर कम होगी, तो सॉल्यूशन की वेपर को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए, हमको थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे और बढ़ाया और जिस टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया वेपर प्रेशर, उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। और मान लिया कि Tv0 टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है इनका डिफरेंस जो है वो डेल्टा P है। तो डेल्टा P की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो हमें कम टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा Tv की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा P की प्रोपोर्शनल होगी। तो डेल्टा Tv इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। और राउल्ट्स लॉ से हमें पता है कि डेल्टा P अपॉन PA0 मीन टू से रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। So the value of delta P will be proportional to XB because in this expression PA0 is constant, and thus the value of delta TV will be proportional to mole fraction of solute। और डेल्टा टीवी की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टीवी की वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल हुई, और इसलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए कांस्टेंट डाल देंगे, वो कांस्टेंट गामा डाल दिया। अब हम XB की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा टीवी विल बी इक्वल टू गामा इंटू NB अपॉन NA प्लस NB। डेल्टा टीवी विल बी इक्वल टू गामा इंटू NB अपॉन NA बिकॉज द वैल्यू ऑफ NB इज वेरी वेरी लेस देन द वैल्यू ऑफ NA। सॉल्यूट होंगे उसके मोल्स बहुत कम होंगे सॉल्वेंट के मोल से इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो इस टर्म में डिनोमिनेटर है उसमें से हम NB को NA के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं, तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा डेल्टा टीवी विल बी इक्वल टू गामा इंटू NB अपॉन NA। अब हमने NB और NA की वैल्यूज रखी, तो हमको मिल जाएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू गामा इंटू WB अपॉन MB, द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन WA upon MA, the value of number of moles of solvent, or this equation can also be written as gamma into WB into MA upon WA into MB। इसमें ये इतना टर्म जो है वो मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने M डैश का यूज कर लिया। गामा कांस्टेंट है, MA की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी क्योंकि ये सॉल्वेंट का मोलर मास है, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू एम डैश, क्योंकि गामा और एम ए का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, और उसको हमने एक न्यू कांस्टेंट केवी से रिप्रेजेंट कर दिया। केवी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या वैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो ये तो रहा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमिन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता, सिंस द वैल्यू ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू Kb into m dash, mean to say molarity, or it will be equal to Kb into mass of solute upon molar mass of solute into mass of solvent in kg. This implies that the value of molar mass of solute will be equal to Kb into Wb upon delta Tb into Wa in kg. This is equation for calculation of molar mass of solute. We use Landberger's method to determine the value of delta Tb and the values of mass of solute and mass of solvent are noted during the experiment. So delta Tb is known, Wb is known, and Wa also known, and the value of molar elevation constant is given generally in tables in standard books. So we can calculate the value of molar mass of solute. Now if we want to put the value of mass of solute in grams, then the value of molar mass of solute will be equal to Kb into mass of solute upon elevation of boiling point into mass of solvent in grams upon 1000, so that it will be equal to the mass of solvent in kg. Thus the expression changes into this form: Mb is equal to 1000 into Kb into Wb upon delta Tb into Wa in gram. This is also in gram. So this is another equation to determine the molar mass of solute. This was about elevation of boiling point. Now we come at third colligative property, and it is depression of freezing point. At the freezing point, liquid phase and the solid phase remains in dynamic equilibrium. So the temperature at which the vapor pressure of liquid phase becomes equal to the vapor pressure of solid phase is known as freezing point. When a solvent freezes, its particles become more ordered as intermolecular forces becomes permanent. And in case of solution, the presence of solute particles disrupts the ordering of solvent molecules. So, as a result, more energy must be removed
from the solution in order to freeze it, and the freezing point of solution lower than the freezing point of pure solvent. Now we plot the vapor pressure versus temperature graph for the freezing of solvent and solution. We know that the vapor pressure of solvent is always greater than the vapor pressure of solution. So this represents solvent and it represents solution. Let at temperature Tf naught, the vapor pressure of solvent becomes equal to the vapor pressure of solid phase, so it start to freeze according to this curve. And at this temperature, the vapor pressure of solution is Ps. So we have to decrease the temperature up to TFS to solidify the solution. This difference of temperature delta TF is known as depression of freezing point, and its value will be equal to Tf naught minus TFS. Here you have to note that in case of elevation of boiling point, the value of delta Tb was equal to Tbs minus Tb naught, mean to say boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. Here freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. If the difference of vapor pressures at temperature Tf naught is delta P, then the value of delta Tf will be proportional to delta P, because this difference is, if this difference is less, then we have to decrease temperature in less amount, and if this difference is much, then we have to decrease the temperature much. So the value of delta Tf, mean to say depression of freezing point, which is equal to Tf naught minus TFS, and from graph it is clear the value of delta Tf will be proportional to the difference of vapor pressures, and we know that the difference of vapor pressure upon vapor pressure of pure solvent is equal to the mole fraction of solute according to Raoult's law. So the value of delta P will be proportional to XB. Thus the value of delta Tf will be proportional to XB. Since the depression of freezing point is proportional to the mole fraction of solute, mean to say number of solute particles, so it is colligative property.
or this can also be written as delta TF is equal to K into XB, where K is proportionality constant. The value of mole fraction of solute, we know that the value of mole fraction of solute is NB upon Na plus Nb, or this will be equal to K into Nb upon Na, because for dilute solutions the number of moles of solute is very less than the number of moles of solvent. So the term Nb can be ignored in the denominator of this equation, or delta TF will be equal to K into mass of solute upon molar mass of solute upon mass of solvent upon molar mass of solvent, or it will be equal to K into WB into MA upon WA into MB. We know that the value of molarity M dash is equal to mass of solute upon molar mass of solute into mass of solvent in kg. So this equation can be written as delta TF is equal to K into, this term will be molarity, M dash into Ma. K is constant and molar mass of solvent will also be constant, so multiplication of these two quantities will be constant and it can be denoted by Kf. Now the equation becomes like this: delta TF is equal to Kf into M dash, molarity, and Kf is known as molar depression constant. Or cryoscopic constant. This is equation for the depression of freezing point. Now the molar mass of solute can also be determined with help of measurement of depression of freezing point. For this purpose, Bachmann method is used, and the value of delta TF is equal to Kf into M dash, which will be equal to Kf
into mass of solute upon molar mass of solute into mass of solvent in kg. So the value of molar mass of solute will be equal to Kf into Wb upon delta Tf into Wa in kg. This is equation from which we can calculate the value of molar mass of solute. By using Lenz-Berger method, we determine the value of depression of freezing point, and the value of mass of solute and mass of solvent is noted during the experiment. The value of Kf is given in standard books. So by using these values, we can calculate the molar mass of solute. This was about depression of freezing point. Now we come at fourth colligative property, and it is osmotic pressure. Before explaining osmotic pressure, I want to tell you about two processes. First is osmosis, and second is diffusion. The continuous flow of solvent molecules either from pure solvent or from dilute solution to concentrated solution via semi-permeable membrane is known as osmosis, and flow of either solute or solvent molecules from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. In case of osmosis, semi-permeable membrane is required, but in case of diffusion, semi-membrane may be required or not. Third point is, it is slow process and it is fast process. Fourth point is, it can be stopped by applying extra pressure on solution, and diffusion cannot be stopped. The next point is, it occurs only in liquids, and it occurs in liquids and gases both. तो ये तो रहा ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में. मैंने ये बताया कि अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या तो प्योर सॉल्वेंट से या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाते हैं तो इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस. कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ solvent molecules from dilute solution or pure solvent to concentrated solution via semi-permeable membrane is known as osmosis.
and the flow of either solute or solvent molecules from concentrated solution to dilute solution is known as डिफ्यूजन। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is not necessary। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये स्लो प्रोसेस है और ये फास्ट प्रोसेस है। चौथा पॉइंट जो हमने बताया कि अगर हम सॉल्यूशन पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस रुक जाता है। Mean to say, it can be stopped by applying extra pressure on solution। और ये प्रोसेस किसी भी तरीके से रुकता नहीं है। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अगला हमने पॉइंट जो बताया वो ये बताया कि ये केवल लिक्विड्स में होता है, और ये लिक्विड्स और गैसेस दोनों में होता है। तो ये तो रहा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो सेकंड पॉइंट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर the hydrostatic pressure developed as a result of osmosis and which stops osmosis is known as osmotic pressure। The hydrostatic pressure developed as a result of osmosis and which stops the osmosis is known as osmotic pressure। The value of osmotic pressure which is denoted by pi or P will be equal to HdG, where H is increase of the level of liquid taken in the tube of unit cross section
DH density of solution and GH gravitational constant. Mean to say, solvent is taken in a container and solution is taken in a inverted funnel-like container having semi-permeable membrane and connected with a capillary of unit cross section, then if rays of level of liquid is H, then the osmotic pressure will be equal to HdG, where H is increase of the level of liquid taken in a capillary of unit cross section. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसकी जो वैल्यू होती है पाई और P इज इक्वल टू HdG, जहाँ पर H जो है वो जो जिस कैपिलरी में यूनिट क्रॉस सेक्शन की कैपिलरी में अगर सोल्यूशन लेते हैं और उसको डिप किया जाता है इन प्योर सॉल्वेंट, तो जितना वाटर लेवल राइज होता है वो कहलाता है H. D डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो गया, G ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑस्मोटिक प्रेशर को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है. द एक्सटर्नल प्रेशर which is applied on the solution to stop the osmosis is known as osmotic pressure. Or the pressure applied on solution to stop the osmosis is known as osmotic pressure. So this was about definition of osmotic pressure. The osmotic pressure has value ranging from 20 to 200 atmosphere. The ordinary membranes used to leak at such high pressure. So, special type semi-permeable membranes are used to determine the value of osmotic pressure. Berkeley-Hartley measured the osmotic pressure by using a semi-permeable membrane made of copper ferrocyanide. Now we come at Van 't Hoff theory of dilute solution. Van 't Hoff find an analogy Van 't Hoff realized an analogy between the liquid
and gases, provided the osmotic pressure must be used in place of gaseous pressure, among which first is Boyle's Van 't Hoff law. According to this law, osmotic pressure is inversely proportional to the volume. At constant temperature. The second law is Charles Van 't Hoff law. According to this law, osmotic pressure is proportional to the temperature at constant volume. And the third is Avogadro's Van 't Hoff law. According to this, osmotic pressure is proportional to the number of moles of solute. On combining these three laws, we get pi is proportional to n upon V into T, or pi is proportional to molar concentration into temperature. This term n upon V mean to say number of moles upon volume will be molar concentration. So the value of pi will be proportional to the molar concentration into temperature, or pi will be equal to C RT, where R is constant. It is known as solution constant and its value will be equal to the gaseous constant R. Now we will see the types of solutions on base of osmotic pressure. On base of osmotic pressure, the solutions are two types. First is isotonic solution. The two solutions having same osmotic pressure are known as isotonic solution. Mean to say pi 1 will be equal to pi 2, and the value of pi 1 will be C1 RT, and the value of pi 2 will be C2 RT at constant temperature. So we get C1 is equal to C2. This is condition for isotonic solution. Second category is hypertonic and hypotonic solutions. If the osmotic pressure of first solution is less than that of second solution, then the first solution will be hypotonic
and the second solution will be hypertonic. जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम वो हाइपोटोनिक, जिसका ज़्यादा वो हाइपरटोनिक। नाउ वी विल सी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स osmosis. The process of movement of solvent molecules through a semi-permeable membrane from concentrated solution to dilute solution is known as reverse osmosis. It takes place when extra pressure is applied on the side of solution. It is used in distillation of seawater. When more pressure is applied on seawater, then the seawater used to squeeze then the pure water used to squeeze through semi-permeable membrane and thus distilled water is obtained. It is seawater and this is semi-permeable membrane. And water used to squeeze from seawater and thus distilled water is obtained. This method is used in filtration plant near the sea area. Now we come at next topic, which is determination of molar mass of solute with help of ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करके सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमिन करेंगे। तो एज वी नो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, where C is molar concentration of solution, R is gas constant and T is temperature in Kelvin, or the value of pi will be equal to NB upon V into RT. NB means number of moles of solute, or the value of pi will be equal to mass of solute upon molar mass of solute upon V into RT, or the value of pi will be equal to mass of solute WV into RT upon MB into V. This implies that the value of MB, mean to say molar mass of solute, will be equal to
WBRT अपॉन पाई इंटू V। WB is mass of solute, V is volume of solution, MB is molar mass of solute। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू वर्कले हार्टले मेथड से डिटरमिन करते हैं और उसमें जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो जब बनाते हैं तो उसके लिए उसमें जितना सॉल्यूट डाला जाता उसको नोट कर लेते हैं, उसका जो वॉल्यूम होता उसको नोट कर लेते हैं और जिस टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस टेम्परेचर को भी नोट कर लेते हैं। इन सारे टर्म्स की वैल्यूज़ हमें पता है, इनको पुटअप करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमिन कर लेते हैं। दिस वाज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट with help of osmotic pressure. Now we come at last topic of this chapter, which is abnormal behavior. अब हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर को देखेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो कभी कभी एसोसिएशन या डिसोसिएशन भी हो जाता है। एसोसिएशन का मतलब होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। एसोसिएशन में एन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आपस में कंबाइन होकर न्यू मॉलिक्यूल बनाते हैं। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कम हो जाएगी और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अगर डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के केस में सॉल्यूट पार्टिकल मोर देन वन पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है और डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व किया जाता है तो वो आयनाइज हो जाता है और आयनाइज होकर के करस्पॉन्डिंग आयंस देता है। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन द वैल्यू ऑफ solute particles changes. So in case of association and dissociation, the observed values of colligative properties differ than the calculated values of colligative properties. This is known as abnormal behavior and it is expressed in terms of want of factor I. want of factor के टर्म्स में लिखा जाता है एबनॉर्मल बिहेवियर को और इसकी वैल्यू होती है नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ solute, or it is also equal to number of particles after association or dissociation upon
number of particles before association or dissociation, or it is equal to the observed value of colligative property upon calculated value of colligative property। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर सॉल्यूट नॉर्मल स्टेट में रहता है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, अगर एसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, और अगर डिसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड वैल्यू ऑफ आई। अगर सॉल्यूट नॉर्मल स्टेट में रहता है तो I इज इक्वल टू 1 होगा, अगर एसोसिएशन होता है तो I विल बी लेस देन 1, और अगर डिसोसिएशन होता है तो I विल बी ग्रेटर देन 1। ये तो I की वैल्यूज़ रही। अब हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखेंगे वांट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है टोटल मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन जो एसोसिएटेड होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा विल बी इक्वल टू number of associated molecules upon total number of molecules, and its value will be equal to 1 minus I upon 1 minus 1 upon n, where n is number of solute molecules that combines to give associated मॉलिक्यूल। अब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर आई में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है टोटल मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन जो डिसोसिएट हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स before
dissociation, and it will be equal to I minus 1 upon n minus 1. I means want half factor which is greater than 1 in case of dissociation, and n is number of moles of particles, number of total moles of particles produced after dissociation of 1 mole solute completely. इसका मतलब हुआ कि 1 मोल सॉल्यूट को जब डिसोसिएट किया जाएगा तो जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे उनके टोटल मोल्स कितने होंगे वो n को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से ये चैप्टर यही फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इन वीडियोस को बार बार देखें और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। जितने बार वीडियोस देखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो अप टू नेक्स्ट वीडियो, वर्क हार्ड।